जेजू आइलैंड का इमिग्रेशन तो पूरी तरह से रेसिस्ट है और वो कुछ भी चेक नहीं करेंगे, मन मर्जी से आपकी एंट्री डिनाई कर देंगे और उससे भी बुरा वो ट्रीटमेंट है जो उसके बाद वो आपके साथ करेंगे। मेरा पॉइंट है, आप जेल की तरह क्यों ट्रीट कर रहे हो? हम आपका कोई बॉर्डर फांद के या तार के नीचे से घुसने की तो कोशिश नहीं कर रहे थे। हम जैसे इमिग्रेशन काउंटर पर पहुंचे, हमारा इंडियन पासपोर्ट देखा और कुछ भी नहीं पूछा और एक तरह से धमकी वाले एटीट्यूड से बात कर रहे थे कि अगर ये फ्लाइट बोर्ड करनी है तो कैश लेके आओ वरना हटो रास्ते से। फिर वो मैम एक पेपर देती हैं जिसमें लिखा था एंट्री डिनाइड बिकॉज पर्पस ऑफ स्टे नॉट क्लियर। ये हैं ट्रैवल यूट्यूबर सचिन अवस्थी। दिसंबर 2025 में इन्होंने साउथ कोरिया के टूरिस्ट आइलैंड जेजू जाने की कोशिश की, जहां से उन्हें और उनकी पत्नी को डिपोर्ट कर दिया गया। सचिन ने आरोप लगाया है कि अथॉरिटी ने उन्हें वहां 24 घंटे तक जेल की तरह एक कमरे में कैद रखा। जेल का खाना दिया गया, बाथरूम तक की निगरानी की गई, कम्युनिकेशन के सारे साधन छीन लिए गए और फिर इसी हालत में चीन के रास्ते वापस भारत डिपोर्ट कर दिया गया, वो भी 10 गुने महंगे फ्लाइट टिकट पर। एक बहुत बुरा एक्सपीरियंस। जेजू साउथ कोरिया का एक मशहूर टूरिस्ट आइलैंड। यह आइलैंड दुनिया के 163 देशों को ऑन अराइवल वीजा फैसिलिटी देता है। भारत भी इनमें से एक है, लेकिन सचिन अवस्थी के साथ हुए इस कथित रेसिस्ट व्यवहार ने जेजू आइलैंड को विवादों में ला दिया है। सचिन अवस्थी की आपबीती बताने के बाद कोरिया में मौजूद भारतीय दूतावास ने बाकायदा जेजू को लेकर एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं इसी जेजू आइलैंड के बारे में। इस आइलैंड में ऐसा क्या अनोखा है जो हर साल लाखों टूरिस्ट यहां खींचे चले आते हैं? इस आइलैंड की अनोखी वीजा पॉलिसी क्या कहती है? इंडियंस के लिए वीजा फ्री एंट्री होने के बावजूद इंडियन इन्फ्लुएंसर को यहां से क्यों डिपोर्ट कर दिया गया? लगे हाथों आपको इस आइलैंड की खूनी इतिहास के बारे में भी बताएंगे। हेलो, मैं हिमांशु हूं और आप देख रहे हैं खबर गांव। साउथ कोरिया के दक्षिण पश्चिमी तट से जब नॉर्थ चाइना सी की ओर बढ़ेंगे तो करीब 82 किलोमीटर की दूरी पर एक आइलैंड मिलेगा। ऊपर से देखने पर इसका आकार मुर्गी के अंडे की तरह दिखाई देता है। नवपाषाण काल से इस द्वीप पर इंसानों के रहने के सबूत मिलते हैं, यानी कि हजारों साल पुराना इतिहास। पिछली कई सदी में इस द्वीप को करीब 12 अलग अलग नामों से बुलाया जाता था। 1948 के बाद से द्वीप का आधिकारिक नाम जेजू है। द्वीप के मूल निवासियों का अपना अलग कल्चर है, जिसमें ज्वालामुखी से जुड़े देवताओं की पूजा की जाती है। अपनी अलग बोली होती है जो करीब करीब आज विलुप्त हो चुकी है। कुछ ही बुजुर्ग हैं जो आज इसे बोलते और समझते हैं। जेजू का मेन अट्रैक्शन है यहाँ का ज्वालामुखी क्रेटर। आइलैंड के बीचों बीच माउंट हल्ला नाम का एक पहाड़ है, जिसके ऊपर एक हालासन नाम का एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। सदियों पहले इस ज्वालामुखी ने जो लावा उगला था वो आज पूरे द्वीप में फैला हुआ है। आज उन लावा ने यहाँ की जमीन को हाईली फर्टाइल बना दिया है। यहाँ के लोगों का मुख्य रूप से 3 व्यवसाय है: टूरिज्म, खेती और समुद्र से मछली पकड़ना। जेजू का नीला समंदर, सफेद रेत वाले लंबे तट, ज्वालामुखी का क्रेटर और वाटर एक्टिविटी टूरिस्ट को खूब लुभाती है। लावा से बने बसॉल्ट चट्टानों की जमीन पर भरपूर ड्रैगन फ्रूट, संतरे और अनानास की खेती होती है और समुद्र पर मछली पकड़कर अच्छा खासा व्यवसाय किया जाता है। जेजू संस्कृति में महिलाएं ही घर की मुखिया होती हैं। पुराने वक्त में ये महिलाएं बिना किसी उपकरण के डीप डाइव कर समुद्री जीवों का शिकार करती थी। आज भी ऐसी कई सारी महिलाएं यहाँ मौजूद हैं, जिनकी एवरेज उम्र 60 से 70 बरस की है। इन्हें हाइनियो कहा जाता है। हिंदी में इसका अर्थ होता है समुद्र की महिलाएं। इन बुजुर्ग महिलाओं के साथ डीप डाइव कर समुद्री जीवों का शिकार करना जेजू के सबसे पॉपुलर टूरिस्ट एक्टिविटी में से एक है। भले ही आज जेजू वर्ल्ड टूरिज्म में सबसे पसंदीदा जगहों में से एक है, लेकिन इतिहास खून से सना है। यूनेस्को के मुताबिक 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जेजू द्वीप टामना नाम से एक स्वतंत्र राज्य हुआ करता था, जो चीन, जापान जैसे पड़ोसी राज्यों के साथ समुद्री व्यापार करता था। सन 918 में कोरिया की धरती पर शुरू हुए गोरेयो राजवंश ने सन 1105 में यहाँ कब्जा कर लिया और द्वीप का नाम बदलकर चेजू रख दिया था। गोरियो राजवंश के बाद सन 1273 में यहाँ मंगोलों का कब्जा हुआ। मंगोलों ने इस द्वीप को अपना नेवल बेस बनाया, साथ ही बाल्कन क्षेत्र में पकड़े गए विद्रोहियों को यहाँ लाकर निर्वासित करने लगा। सन 1374 में मंगोल के पतन के बाद गोरियो ने वापस यहां अपना कब्जा जमा लिया। सन 1392 आते आते तक कोरिया में जोसियन राजवंश की शुरुआत हो चुकी थी। यह राजवंश चीन के मिंग डायनेस्टी का ही हिस्सा हुआ करता था। जोसियन राजा ताइजोंग ने सन 1404 में और फिर साल 1910 आते तक जोसियन राजवंश का यहाँ शासन रहा। भले ही जेजू आइलैंड का इतिहास सैकड़ों साल पुराना रहा है, लेकिन पश्चिमी दुनिया से इसका पहला संपर्क सन 1653 में हुआ था,
डच नाविक हेनरिक हेमले का जहाज नॉर्थ चाइना सी में तूफान की चपेट में आने से तबाह हो गया। अवशेषों के साथ बहते हुए हेनरिक इसी जेजू आइलैंड तक पहुंचे, जिसके बाद पश्चिमी दुनिया ने इस द्वीप को क्लेवेल पार्ट नाम दिया। बाद में 19वीं सदी में कुछ फ्रेंच मिशनरीज भी इस द्वीप तक पहुंचे। साल 1900 के दशक में जापान ने अपनी सीमाएं बढ़ानी शुरू की। 1907 में जापान ने जोसियन राजा गोंजोक को गद्दी से हटाया और 1910 आते तक पूरे कोरिया प्रांत पर कब्जा कर लिया। जापान ने जेजू आइलैंड को नया नाम दिया, चोसेन। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान ने चोसेन को आर्मी बेस बनाया। 70,000 से ज्यादा यहां सैनिकों को तैनात किया। इस दौरान द्वीप के स्थानीय लोगों का खूब शोषण हुआ। बंधुआ मजदूर, जेनोसाइड और महिलाओं को सेक्स स्लेव बनाए गए। 15 अगस्त 1945 को जापान ने दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया और जापान के कब्जे वाले देश उसके हाथ से जाते रहे। कोरिया का जो हिस्सा रूस से जुड़ता था उस पर सोवियत ने कब्जा कर लिया और नीचे समुद्र की ओर वाला हिस्सा अमेरिका के कब्जे में आया। जेजू आइलैंड भी इसमें शामिल था। 38 पैरेलल लाइन पर कोरिया दो हिस्सों में बंट गया। 1948 में दोनों हिस्सों के एकीकृत चुनाव कराने की कोशिश तो की गई, लेकिन ये असफल साबित हुई, जिसके बाद दोनों देशों में अलग अलग चुनाव हुए। भारत की आजादी के ठीक एक साल बाद 15 अगस्त 1948 को रिपब्लिक ऑफ कोरिया राष्ट्र की स्थापना हुई, जिसे हम आज साउथ कोरिया के नाम से जानते हैं। सिंगमैन री यहाँ के पहले राष्ट्रपति बने और जेजू आइलैंड अमेरिका के बाद अब साउथ कोरिया के कब्जे में आ गया। वहीं 9 सितंबर 1948 को डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया की स्थापना हुई, यानी कि नॉर्थ कोरिया की। किम इल सुंग यहाँ के पहले प्रधानमंत्री चुने गए। लेकिन जेजू का साउथ कोरिया के साथ चले जाना इतना आसान नहीं था, कारण कम्युनिस्ट संगठन। 3 अप्रैल 1948 को साउथ कोरिया लेबर्स पार्टी और वर्कर्स पार्टी ऑफ साउथ कोरिया जैसे कम्युनिस्ट संगठनों ने अगस्त 1948 में होने वाले आम चुनाव का विरोध करना शुरू कर दिया था। इन संगठनों ने करीब 350 पुलिस स्टेशनों और पोलिंग बूथ पर अटैक कर आग लगा दिया। वो चुनाव का विरोध कर रहे थे। इसके बाद साउथ कोरिया की सरकार ने इन विरोधियों को दबाने इरेडिकल कैंपेन शुरू किया, जिसमें हजारों नागरिकों के मौत के घाट उतार दिया गया। साल 2003 में साउथ कोरिया की सरकार ने 1948 में हुए इस रेडिकल कैंपेन की जांच रिपोर्ट पेश की, द जेजू अप्रैल 3 इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के नाम से, जिसमें 14,373 नागरिकों के मारे जाने की पुष्टि हुई। हालांकि कई रिपोर्ट्स में दावा है कि मारे गए लोगों की संख्या 25 से 30,000 तक थी। इस दौरान 230 गांव के 39,000 घरों को आग लगा दिया गया था। 31 अक्टूबर 2003 को साउथ कोरिया के राष्ट्रपति रो म्यू ह्यून ने इस घटना पर आधिकारिक तौर पर माफी मांगी थी। 2019 में साउथ कोरिया के पुलिस और रक्षा मंत्रालय ने भी इस नरसंहार में उनके हिस्से के लिए सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी। जेजू में हुए इस नरसंहार को जेजू 4.3 के नाम से आज भी जाना जाता है, जो 1948 से 1953 तक चला था ऐसा माना जाता है, जिसके बाद इस द्वीप पर साउथ कोरिया का पूरी तरीके से कब्जा हो गया। साउथ कोरिया ने इस आइलैंड पर विकास तो किया, लेकिन मेनलैंड से ये दशकों पीछे ही रहा। साउथ कोरिया के लोकल टूरिज्म का हिस्सा रहा। विदेशी सैलानी नाम मात्र तक यहां पहुंचते थे। फिजी, फुकेट, लंकावी जैसे आइलैंड में इंटरनेशनल टूरिज्म के बढ़ते स्कोप को देखते हुए साल 2001 में साउथ कोरिया की सरकार ने जेजू को वीजा फ्री अराइवल की फैसिलिटी देने का फैसला किया, लेकिन ये दूसरे देशों से बिल्कुल अलग था। क्या है जेजू की यूनिक वीजा फ्री अराइवल पॉलिसी? 27 दिसंबर 2001 साउथ कोरिया की नेशनल असेंबली से एक बिल पास होता है, स्पेशल एक्ट ऑन जेजू फ्री इंटरनेशनल सिटी। 1 अप्रैल 2022 को ये नियम लागू हो जाते हैं, जिसके मुताबिक दुनिया के 32 देशों को छोड़कर बाकी सभी देश के नागरिकों को इंटरनेशनल फ्लाइट के जरिए सीधा जेजू आइलैंड पर लैंड करने की परमिशन है और वीजा ऑन अराइवल की सुविधा उठाते हुए 30 दिनों तक ये टूरिस्ट यहाँ घूम सकते हैं। जेजू ने जिन 32 देशों को वीजा ऑन अराइवल की फैसिलिटी नहीं दी है, उनमें से 23 देश के लोगों को जेजू आने तक की अनुमति नहीं है। ईरान, इराक, सूडान, सीरिया, क्यूबा, घाना, नाइजर, यमन, इजिप्ट, गाम्बिया, सेनेगल जैसे देश इस लिस्ट में शामिल है। भारत के भी 3 पड़ोसी देश पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश को भी यहाँ एंट्री नहीं मिलती है। इसके अलावा 9 ऐसे देश हैं जिन्हें यहाँ आने के लिए परमिशन तो है, लेकिन वीजा ऑन अराइवल नहीं मिलता। उन्हें प्री अप्रूव्ड वीजा लेकर यहाँ आना पड़ता है। ये देश हैं जापान, मकाऊ, ताइवान, हांगकांग, माइक्रोनेशिया, सामोआ, सोलोमन आइलैंड, किरिबाती और टोंगा। इन देश के लोगों को यहां आने से पहले वीजा लेना होता है, फिर ही उन्हें एंट्री मिलती है। लेकिन इस वीजा पॉलिसी में यूनिक क्या है?
भारत के उदाहरण से समझिए, अगर किसी विदेशी नागरिक को लक्षद्वीप घूमने जाना है या फिर अंडमान निकोबार जाना है तो उन्हें भारत का वीजा लेना होगा, तभी विदेशी टूरिस्ट इन द्वीप पर जा सकेंगे। भारत की डोमेस्टिक फ्लाइट के जरिए ही उन्हें यहां एक्सेस मिलेगा। लेकिन जेजू के साथ ऐसा नहीं है। इसकी वीजा पॉलिसी के मुताबिक अगर किसी भारतीय को जेजू घूमने जाना है तो वो सीधे भारत से जेजू की फ्लाइट ले सकते हैं। उन्हें साउथ कोरिया जाने की जरूरत नहीं है, ना ही उसके वीजा की जरूरत है। डायरेक्ट फ्लाइट भारत से नहीं होती है, कनेक्टिंग फ्लाइट मिलती है और फिर सीधे जेजू में लैंड किया जा सकता है। साउथ कोरिया के यहां वीजा की जरूरत ही नहीं होती। हर साल लाखों टूरिस्ट ऐसे ही जेजू आइलैंड घूम आते हैं। दिसंबर 2025 में जेजू घूमने गए यूट्यूबर सचिन अवस्थी ने भी इसी फैसिलिटी का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें एयरपोर्ट पर ही रोक दिया गया। उन्हें डिटेन किया गया, पूछताछ हुई, फिर 24 घंटे तक निगरानी में रखकर भारत डिपोर्ट कर दिया गया। सवाल उठता है क्यों? किसी भी ट्रैवलर को डिपोर्ट करने के पीछे कई सारे नियम और फैक्टर काम करते हैं। इमिग्रेशन लॉ कहता है इमिग्रेशन ऑफिसर के पास यात्रा के उद्देश्य, डॉक्यूमेंट या फिर ट्रैवलर के रिस्की प्रोफाइल को देखते हुए डिपोर्ट करने का पूरा अधिकार होता है। आपके देश का पासपोर्ट कितना मजबूत है या फिर आपके देश से डंकी मारने वालों का इतिहास क्या रहा है, यानी कि अवैध तरीके से किसी देश में घुस जाने वालों का इतिहास क्या रहा है, यह भी इमिग्रेशन अधिकारी के फैसले को प्रभावित कर सकता है। इमिग्रेशन ऑफिसर बहुत सी छोटी छोटी चीजों को मेजर करता है। आपका ट्रैवलिंग रूट क्या है, अगर ट्रैवलिंग के लिए आए हैं तो ट्रैवलिंग के लिए लगने वाले पैसे आपके पास हैं भी या नहीं, आपने ट्रैवल इंश्योरेंस करवा के रखा है या नहीं, इनमें से कुछ भी पूरा नहीं हो पाया तो आपको डिपोर्ट किया जा सकता है। सचिन अवस्थी ने अपनी वीडियो में आरोप लगाया है कि सारे डॉक्यूमेंट्स थे उनके पास जिन्हें अधिकारी ने देखे तक नहीं और सीधा ही उन्हें डिपोर्ट कर दिया गया। सचिन की इस पोस्ट पर एक और ट्रैवल इन्फ्लुएंसर बैकपैकिंग डाकू ने कई सफाई दी है और जानकारियां पेश की है। उन्होंने बताया है कि पहले ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिसमें यात्रियों को वीजा फ्री एंट्री के तहत जेजू में प्रवेश दिया गया और फिर उन्होंने इलीगली साउथ कोरिया मेन लैंड में घुसने की कोशिश की। सचिन अवस्थी ने खुद अपनी वीडियो में बताया है कि कई भारतीय और चीनी नागरिक जेजू के जरिए अवैध तरीके से साउथ कोरिया में घुसने की कोशिश कर चुके हैं, जिनके चलते जेजू की इमिग्रेशन अधिकारियों ने जांच कड़ी कर दी है। साथ ही इन देशों के नागरिकों के साथ विशेष सतर्कता बरती जा रही है। डंकी मारकर अमेरिका, कनाडा या फिर कई यूरोपियन देशों में अवैध तरीके से घुस जाने के मामले में भारतीय नागरिकों का नाम भी बार बार सामने आता है। न सिर्फ जेजू बल्कि जॉर्जिया जैसा देश भारत के लोगों के लिए वीजा फ्री एंट्री होने के बावजूद भारतीयों को प्रवेश देने में बहुत ज्यादा सावधानी बरतता है, क्योंकि जॉर्जिया से बहुत सारे लोग यूरोप और रूस में अवैध तरीके से घुसने की कोशिश करते हुए डिटेन हो चुके हैं। हालांकि जेजू आइलैंड में इमिग्रेशन के दौरान परेशानी झेलने वाले सचिन अवस्थी इकलौते भारतीय यूट्यूबर नहीं है। पैसेंजर परमवीर, यात्री डॉक्टर नाम के दूसरे ट्रैवलर्स यूट्यूबर्स भी जेजू आइलैंड में इमिग्रेशन के दौरान हुई परेशानी पर वीडियो शेयर कर चुके हैं। हालांकि इनका दावा है कि वैलिड शेंगेन या फिर यूएस वीजा होने से एंट्री में आसानी मिल जाती है। साउथ कोरिया की राजधानी सियोल में मौजूद भारतीय दूतावास ने अब इस घटना के बाद जेजू आइलैंड घूमने आने वाले भारतीयों के लिए बाकायदा एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें लिखा है आपको एंट्री देना है या ना देना है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया का फैसला होगा। साथ ही ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स की पूरी एक लिस्ट जारी की गई है, जैसे कंफर्म रिटर्न टिकट आपके पास होना चाहिए, पूरे ट्रैवल ड्यूरेशन के लिए आपकी होटल प्री बुकिंग होनी चाहिए, आप कहां कहां घूमेंगे उसकी पूरी आइटनरी आपको शेयर करनी होगी, बैंक स्टेटमेंट और पर्याप्त लोकल कैश, कम से कम 6 महीने की वैलिडिटी वाला पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, ट्रैवल इंश्योरेंस होने चाहिए और जहां जहां रुकेंगे वहां किसी लोकल गाइड का या किसी टूर प्लानर का या किसी लोकल होटल मालिक का कॉन्टेक्ट नंबर आपको शेयर करना पड़ेगा। ये सारे डॉक्यूमेंट सिर्फ डिजिटली नहीं, फिजिकली भी आपके पास इमिग्रेशन अधिकारी को दिखाने के लिए मौजूद होना चाहिए। भारतीय दूतावास ने यह भी साफ साफ लिखा है कि अगर इनमें से एक भी डॉक्यूमेंट की फिजिकल कॉपी आप दिखाने में नाकाम रहे तो आपको डिपोर्ट किया जा सकता है। इसके अलावा इमिग्रेशन इंटरव्यू भी होता है, जहां अगर यात्री इमिग्रेशन अधिकारी को अपनी यात्रा के बारे में संतुष्ट करने में असफल रहते हैं तब भी डॉक्यूमेंट्स पूरे होने के बावजूद उन्हें डिपोर्ट किया जा सकता है। सचिन अवस्थी ने अपने वीडियो में यही साफ साफ बताया है। उसमें वो बताते हैं कि जब उन्हें ट्रैवल इमिग्रेशन ऑफिसर से इंटरव्यू के लिए बुलाया गया तो उन्हें एक कॉल पर ट्रांसलेटर प्रोवाइड किया गया। ट्रांसलेटर ने कुछ सवाल उनसे पूछे और कई सारे जवाब ऐसे आगे अधिकारियों को दिए जो साफ साफ नहीं बताए गए थे। ट्रांसलेटर ने सही से उनकी बात आगे नहीं पहुंचाई, जिसके बाद
पहले से ही रिजेक्टेड का स्टाम्प लगा हुआ एक उनको लेटर मिल गया। तो ये है जेजू आइलैंड और वहां की वीजा पॉलिसी का पूरा मसला। इस वीडियो में हमने आपको जेजू आइलैंड के बारे में बताया, उसका खून से सना इतिहास बताया और कैसे अब इंडियन यूट्यूबर को डिपोर्ट किया गया है, उसके पीछे क्या संभावित कारण हो सकते हैं, उन सारे मुद्दों पर हमने चर्चा की। वीडियो से मिली जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल खबरगांव को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।